स्वदेश आर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो घमासान चल रहा है उससे जुड़े जो भी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ रहे हैं। तो यूक्रेन में लगातार बिगड़ते हालात के बीच भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि वहां फंसे जो भी भारतीय हैं उनको जल्द से जल्द सही सलामत जो है देश में वापसी उनकी की जा सके। तो यूक्रेन के बीच जारी घमासान के बीच वहीं भारतीयों की वापसी में जो है पूरा ऑपरेशन और भी तेजी से आगे चल रहा है, जहां पे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची के मुताबिक अभी तक 18,000 भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकाला जा चुका है। ऑपरेशन गंगा के तहत अभी तक करीब 6,200 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेशल विमान से भारतीय लाए जा चुके हैं। वहीं 2 दिन में 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की वतन वापसी होगी। आज की बात करें तो करीब 3,700 से ज्यादा स्टूडेंट्स की वतन वापसी होगी, जहां पे बुखारेस्ट, सुसेवा और बुदापेस्ट से 8 फ्लाइट्स भारत आनी हैं और इनमें से कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो भारत पहुंच भी चुकी हैं। भारतीय वायुसेना यूक्रेन के पड़ोसी देश से अलग अलग जगहों के लिए 3 और फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं। वहीं खार्किव में रह रहे भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। उनसे तत्काल अपनी जानकारी दूतावास में देने को कहा भी गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में भारत लौटे कुछ छात्रों से बात की। वाराणसी और यूपी के दूसरे इलाकों के ये छात्र यूक्रेन से वापस लौटे हैं। आज पीएम मोदी ने वाराणसी में इन स्टूडेंट्स से बात की और स्टूडेंट्स ने पीएम से अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो इस वार्तालाप के दौरान जो है शेयर किए। वहीं आज बुदापेस्ट से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे छात्रों का स्वागत करने केंद्र मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद थे। यूक्रेन से सुरक्षित विमान लौटने वाले स्टूडेंट्स के चेहरे पर खुशी है। उनके पेरेंट्स और घरवाले गर्म जोश से उनके वेलकम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार की कोशिशों की तारीफ भी की। अब यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो लगातार 8वें दिन भी जारी हैं। रूसी सेना कीव, खार्किव समेत यूक्रेन के बड़े शहरों पर मिसाइल से अटैक कर रही है। वहीं सैटेलाइट तस्वीरों में कीव से सटे इलाकों में हुई तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूक्रेन के कई स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स को घेरने के साथ रूस के कई शहरों पर कब्जे का दावा भी किया है। बात करें खारसोन पर, रूसी सेना का जो है वो कब्जा हो चुका है और खारसोन के जो मेयर हैं उन्होंने फिलहाल इस बात की पुष्टि भी कर दी है। वहीं रूसी हमले में जान बचाने के लिए यूक्रेन के लोग जो है वो पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। रूस के हमले के बीच सुलह की कोशिश भी चल रही है और आज एक बार फिर दोनों देशों में बातचीत होनी है। इसके लिए रूस और यूक्रेन का दालब्रोस पहुंच चुके हैं। वहीं बात करें तो रूसी अटैक के बाद एक तरफ लाखों लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनियन लोग जो हैं वो रूसी खतरे के साथ साथ रोजमर्रा के जो सामान है उसकी भी उन्हें वहां पे किल्लत आ पड़ी है। टाइम्स नेटवर्क के संवाददाता प्रदीप दत्ता ने वहां के लोगों से बातचीत की और हालात का जायजा भी लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरे पीछे जो आप लोगों का सैलाब देख रहे हैं ये खार्किव और कीव के इलाके से वहां से भागकर आ रहे हैं। मैं इस समय लीव रेलवे स्टेशन पर हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से औरतें, बच्चे, बूढ़े अपने सूटकेस, अपने लगेज, अपने बैगेज के साथ वहां से निकल कर आए किसी तरीके से अपनी जान बचाकर। पिछले 8 दिनों में हमने देखा है कि रशिया की तरफ से बमबारी बहुत ज्यादा हो रही है, ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लोग अपने घरों से भाग रहे हैं। मेरे साथ इस समय कुछ यहाँ नागरिक इनसे बात करते हैं। You came from which place? I came from Kharkiv. How is situation there? Very bad, very bad. Kharkiv? No Kharkiv. I can't house. No. We can't know everything. Fly
आप समझ सकते हैं इनकी परेशानी, हम इनकी परेशानी समझ सकते हैं कि किस दौर से ये गुजर रहे हैं। बमबारी हो रही है, कई लोग की जान जा चुकी है। यही की वजह है कि इनके आंसू तक इस समय थम नहीं रहे हैं। हाउ यू आर फीलिंग नाउ यू आर बैक टू दिस प्लेस? I'm feeling safe here. I have friends in this city. So what you want to say about Russian army? Die, only die, Putin die. देखिए, कोई भी अच्छा लफ्ज इनका पुतिन के बारे में निकलेगा नहीं, रशिया के बारे में नहीं, क्योंकि ये अमन पसंद लोग थे, यहाँ पे अमन चाहते थे, शांति चाहते थे। तो ये था अभी रूस और यूक्रेन में चल रहे हालात का पूरा जायजा आपके लिए। पर जिस तरीके के हालात वहाँ पर हैं उससे कई सारे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। उनमें से एक है ऑटो इंडस्ट्री, जो कि अगर भारतीय बाजार में ही देखें तो जितने भी ऑटो शेयर्स हैं वो लगातार गिरावट दिखा रहे हैं। पर आइए थोड़ी और चर्चा करते हैं कि किस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री को इस पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशंस की मार झेलनी पड़ी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अभी की बात थी कि कोविड के झटके और दुनिया भर में हो रहे सेमीकंडक्टर क्राइसिस को झेलने के बाद चीज़ें ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहतर हो रही थी, लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई वैसे तो यहाँ से हज़ारों मील दूर चल रही है, लेकिन उसके झटके यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार को फिर से धीमा कर सकते हैं। कच्चा तेल $100 के ऊपर पहुँच चुका है, जिसका असर ऑटो इंडस्ट्री पहले से ही झेल रही थी, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक होती तो भी गनीमत होती। मुश्किल तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब ऑटो इंडस्ट्री की डोर रूस और यूक्रेन से इस कदर जुड़ी है जिसके कटने से इंडस्ट्री की सांसें उखड़ने लगती हैं। ऑटो इंडस्ट्री के लिए आई इस ऑटोमेटिक मुसीबत को पहले समझते हैं। करे कोई और भरे कोई, ग्लोबलाइज हो चुकी इस दुनिया के अपने फायदे हैं तो नुकसान भी कम नहीं है। रूस और यूक्रेन जंग की आग में झुलस रहे हैं तो उसकी आंच भारत की ऑटो इंडस्ट्री पर भी पड़ रही है। कच्चे तेल का ब्रेक फेल हो चुका है और ये $116 तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से ऑटो कंपनियों की इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गई है। कच्चा तेल महंगा होने से कारों की बिक्री पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा कीमती मेटल्स जिनका इस्तेमाल गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, जैसे पैलेडियम और निकल, इनके दाम भी बढ़ चुके हैं। पैलेडियम का इस्तेमाल BS6 गाड़ियों की कोटिंग में होता है और रूस ही इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ से 40% पैलेडियम का उत्पादन होता है। इसके अलावा 8 से 10% रिफाइंड निकल की सप्लाई भी सिर्फ रूस से होती है। निकल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बैटरीज में होता है। फरवरी की शुरुआत से लेकर अब तक पैलेडियम की कीमतें 14% तक बढ़ चुकी हैं, जबकि निकल के दाम 16% ऊपर जा चुके हैं। इसके अलावा पेंट जैसी चीजें भी महंगी हो रही हैं, जिनकी 60% लागत ही क्रूड ऑयल है। ऑटो कंपनियों का कहना है कि अगर कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो इसका बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ेगा। अभी ऑटो इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर संकट से पूरी तरह उभरी भी नहीं है। इस मुसीबत ने फिर से यू टर्न मार दिया है। सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जिस नियॉन गैस का इस्तेमाल होता है उसका एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन से आता है। अगर इसकी सप्लाई में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो सेमीकंडक्टर संकट और भी गहरा सकता है। और संकट कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन अकेला 70% इंडस्ट्रियल ग्रेड नियॉन गैस का उत्पादन करता है। इसके अलावा निकेल का इस्तेमाल भी सेमीकंडक्टर को बनाने में होता है, जिसकी सप्लाई पर असर पड़ने से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग से उसके बड़े पोर्ट्स पर जहाजों की आवाजाही ठप है। वहां जाम जैसे हालात हैं। कई जहाज ब्लैक सी का रास्ता छोड़कर दूसरे समुद्री रास्तों से निकल रहे हैं, जबकि ब्लैक सी सबसे जरूरी समुद्री मार्ग है जो रूस और यूक्रेन के बॉर्डर से लगता है। इसके ठप होने से संकट और गहरा गया है। अगर जंग लंबी चली तो माल भाड़ा बढ़ने और कंटेनर की उपलब्धता आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि कच्चे तेल की सप्लाई में देरी होने और ज्यादा चार्ज का बोझ कंपनियों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर देगा। उत्कर्ष चतुर्वेदी, ET नाउ स्वदेश।
चलिए इस पर और जानकारी के लिए बात करते हैं और इसके लिए हमने आपको 360 डिग्री व्यू देने की कोशिश करी है। एक व्यू गौरव बंगाल जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं S&P ग्लोबल मोबिलिटी के, उनकी तरफ से जो दुनिया भर में हो रहे मोटाउन के मूवमेंट्स को बहुत करीबी से देखते हैं, और एक हमारे ज़मीन से जुड़े हुए निकुंज सांगी जो कि पूर्व प्रेसिडेंट फाडा भी हैं, JS ऑटोमोबाइल्स के चेयरमैन भी हैं, और हिंदुस्तान में जो भी ऑटो इंडस्ट्री में सड़क पर हो रहा था उसकी पल पल की खबर निकुंज सांगी के पास रहती है। सबसे पहले गौरव आपके पास आते हैं, आप तो अपने काउंटर पार्ट से ही बात कर रहे होंगे ग्लोबली, क्या व्यू है इस समय इंडस्ट्री का, आपके काउंटर पार्ट का ग्लोबली इस क्राइसिस को लेकर, और इसका इम्पैक्ट जो आने वाला है वो इंडस्ट्री के ऊपर? देखिए, अगर हम ग्लोबल बात करें तो हम अपना फोरकास्ट जो है, हमारा जो S&P ग्लोबल मोबिलिटी का प्रोडक्शन फोरकास्ट है, हम उसको गिराने की सोच रहे हैं इस समय। अभी असेसमेंट चल रहा है, हमारा आकलन चल रहा है कि उसको हम कितना गिरा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे पास 3 चीजें आती हैं। एक आता है डायरेक्ट इम्पैक्ट, एक आता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, और तीसरा आता है कि जिसपे हम अभी जांच करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट में आता है कि गाड़ियां कितनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं इस रीजन से उस रीजन में, तो वहां पे हमारा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है इस समय तक, अभी तक। कुछ कंपनियां भारत में ऐसी थी जो उस मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहती थी आने वाले दिनों के अंदर। हो सकता है वो अभी इस सिनारियो को देख के रुक जाए। दूसरा इम्पैक्ट है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, जो अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और एक हद तक ही कार मेकर इसको अपने पास रोक सकेंगे, नहीं तो उनको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कंज्यूमर के पास। अभी हम एक सप्लाई क्रंच पे चल रहे हैं, अभी ये सप्लाई क्रंच चलता रहेगा थोड़े टाइम तक, बट ये आने वाले टाइम में, मतलब कि 6 महीने साल के बाद अगर प्राइस बढ़ते रहे तो हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा ये डिमांड के अंदर। और तीसरी जिस चीज का हम कह रहे हैं, हम आंकलन कर रहे हैं इस समय, वो है नियॉन गैस। नियॉन गैस जो अभी आपके रिपोर्ट में भी बताया गया कि 90% प्रोडक्शन जो होती है नियॉन गैस की, वो रशिया और यूक्रेन में होती है, जो कि एक बहुत ही अहम मटीरियल गैस है आपके एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेस को निकालने के लिए अपनी सेमीकंडक्टर मशीन्स के अंदर। तो अगर यहाँ पे 2 सिनेरियो हमारे पास आते हैं, अगर नियॉन गैस का अल्टरनेटिव हमें मिल जाता है तो हम उसको, हमारे यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई के अंदर सेमीकंडक्टर की एलोकेशन बढ़ जाएगी ऑटोमोटिव के लिए। तो हम एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो की तरफ चले जाते हैं, जहां पे कि बाकी रीजन्स के अंदर प्रोडक्शन ठीक रहेगा। और अगर हमें नियॉन गैस का अल्टरनेटिव नहीं मिलता तो हो सकता है कि प्रोडक्शन इंपैक्ट हो। तो ये सारा आकलन अभी हमारा चल रहा है, इससे ज्यादा अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि थोड़े दिनों के अंदर हमें भी एक आकलन अपने क्लाइंट्स के लिए प्रेजेंट करना होगा इस पे। निकुंज सर, मैं आपके पास आता हूँ। अगर हम इनपुट कॉस्ट की बात करें, प्राइस इंक्रीज़ की बात करें, पहले हुआ करता था कि जनवरी में हम बात करते थे प्राइस इंक्रीज़ होने की, फिर हम बात करते थे कई अक्सर फेस्टिव सीजन के आसपास अगर कोई प्राइस इंक्रीज़ हो जाता था। अब तो 4-5 प्राइस इंक्रीज़ पहले ही ले चुकी है इंडस्ट्री साल में। जनवरी की शुरुआत हुई है, वहाँ भी एक प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड पर? डिमांड अभी तो दुरुस्त भी दिख रही है, लेकिन अभी तो डिमांड का हमें पता भी नहीं, सप्लाई ही नहीं है। लेकिन आपका जो आकलन है, जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, जब आप सड़क पे बात करते हैं, तो आपको क्या एहसास होता है कि डिमांड पे कितना असर पड़ सकता है अगर एक बार और फिर से प्राइस हाइक होता है तो? देखिए, एक तो ऑटो इंडस्ट्री में हमको सारे सेगमेंट्स देखने होंगे, 2 व्हीलर, कार्स, कमर्शियल व्हीकल, सभी को देखना होगा। पर अगर हम सिर्फ कार्स की भी बात करें तो कार्स में हम नोटिस करते हैं कि जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, उसका असर प्राइस इंक्रीज का ऑलरेडी देखने को मिलने लग गया है, क्योंकि वो वाला जो कस्टमर है जो एंट्री लेवल गाड़ी खरीद रहा है, उसका बजट बहुत सीमित है और वो ये प्राइस इंक्रीज को भी रेजिस्ट कर रहा है। तो फर्दर प्राइस इंक्रीज में तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। दूसरी बात यह है कि प्राइस इंक्रीज अभी तक भी, जो ऐसा मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि उन्होंने सारा प्राइस इंक्रीज जो ऑलरेडी हो चुका है वो भी पास ऑन नहीं किया है, और वो हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज करेंगे।
और तब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि फर्दर प्राइस इंक्रीज कमोडिटी का नहीं होगा, जो असंभव है क्योंकि कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी होने लग गया है और प्रोडक्शन इम्पैक्ट होने लग गया है। इसकी वजह से प्राइस इंक्रीजेस तो आने हैं और मेरे को नहीं लगता कोई भी मैन्युफैक्चरर इस स्थिति में है कि वो प्राइस इंक्रीज अब्सॉर्ब कर सके। अगर और प्राइस इंक्रीजेस आते हैं तो उसका स्ट्रेस और ज्यादा महसूस होगा। डीजल के दाम मेरे ख्याल से 1.5 महीने से इलेक्शन का माहौल है उसमें रुके हुए हैं, पर बहुत जल्द रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। उसके बाद सभी का अनुमान है कि पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम काफी ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये थे ऑटो सेक्टर पे हमारी खास रिपोर्ट, जहां पे ग्लोबल फैक्टर्स के चलते फिलहाल मौजूदा समय में इंडस्ट्री के लिए क्या चैलेंजेस हैं उस पे हमारी आपने रिपोर्ट देखी। पर चलिए अब घरेलू बाजार से जुड़ी भी ऑटो इंडस्ट्री के लिए खबर आई है, वो आपको बताते हैं। तो आपकी गाड़ी की सेहत कैसी है, इसके लिए आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जो अभी एक कागज का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन आने वाले समय में आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की तरह हो गया ये, जिसके लिए आपको अपनी गाड़ी के शीशे पर ये फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना होगा। और आखिर क्यों सरकार ये करने जा रही है, इस पर समीर दीक्षित की देखिए ये खास रिपोर्ट। खटारा और धुआं छोड़ती गाड़ियों को ये साबित करने के लिए कि ये फिट है, फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। लेकिन इसमें कितना बड़ा घालमेल है ये सरकार को भी पता है। इसलिए अब सरकार ने सड़क से अनफिट गाड़ियों को हटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने फिलहाल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सभी प्राइवेट गाड़ियों और कमर्शियल गाड़ियों के मालिकों को अपने वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि गाड़ी के शीशे पर लगाना होगा। यह फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी के नंबर प्लेट की तरह होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट में गाड़ी फिटनेस की एक्सपायरी डेट साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में इस सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए यह भी बताया गया है, जिसके मुताबिक एक्सपायरी डेट को, जी हाँ, एक्सपायरी डेट को लिखने का तरीका भी दिन, महीना और साल फॉर्मेट में होना चाहिए, जिससे ये साफ पता चल सके कि गाड़ी की फिटनेस कब एक्सपायर हो रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि फिटनेस प्लेट पर यह जानकारी ब्लू बैकग्राउंड पर पीले रंग से लिखी होनी चाहिए। हालांकि यह अभी लागू नहीं हुआ है। इसके लिए अगले 30 दिनों के लिए इस नए नियम को लेकर जनता और बाकी स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे गए। सुझाव आने के बाद सरकार फाइनल आदेश जारी करेगी। एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि देश में करीब 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स हैं जो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं और 34 लाख ऐसे वाहन हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक करीब 17 लाख मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना हैं, जो 15 साल से पुराने हैं और अब भी सड़क पर चल रहे हैं। सरकार की कोशिश नहीं है तो ये कितनी कारगर होगी इस पर अभी कहना मुश्किल है। सरकार पुरानी अनफिट गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर पहले ही आ चुकी है, ताकि लोग पुरानी गाड़ियां छोड़कर नई गाड़ियों का रुख करें। हालांकि ये अभी भी बेहद शुरुआती दौर में है, जिसके नतीजे देखने में अभी वक्त लगेगा। अगर आपकी गाड़ी है फिट तो रोड पे चलेगी सुपर हिट, लेकिन अगर गाड़ी अनफिट हुई तो होगी कार्रवाई। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर के सरकार ने नया नियम तैयार कर लिया है और नियम कुछ यूं है कि आपको आने वाले वक्त में अपनी कार या जो भी गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर आगे के इस हिस्से में फिटनेस सर्टिफिकेट चस्पा करना होगा, जो ब्लू बैकग्राउंड और साथ ही येलो लेटर में उसमें साफ बड़े अक्षरों में अंकित होगा कि आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट कब एक्सपायर हो रहा है। और इसके जरिए सरकार कोशिश ये करेगी कि अनफिट गाड़ियों को वो सड़क से हटा सके और इस नए नियम की तैयारी हो चुकी है। हालांकि इसमें कई सवाल, मसलन कि ये सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा, इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना है नहीं देना है, ऐसे कई सवालों के जवाब आने वाले वक्त में सरकार देगी। लेकिन नियम तैयार है और इसको जल्द लागू करने की तैयारी सड़क परिवहन मंत्रालय ने कर ली है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑटो सेक्टर में हुए नए लॉन्च के बारे में बात करते हैं। हाल ही में मारुति सुजुकी ने नई बलीनो लॉन्च की है, पर क्या आपको इसको लेना चाहिए, बता रहे हैं एडिटर ऑटो एंड टेक क्रांति संभव।
न्यू एज बलिनो के बहुत सारे फीचर्स आपने ऑनलाइन लीक होते हुए देखे होंगे, बहुत सारी खबरें जो है स्पेकुलेटिव वो भी आपने देखे होंगे, लेकिन फाइनली अब ये नई बलिनो लॉन्च हो गई है। मारुति सुजुकी ने ऐलान कर दिया है इस न्यू एज बलिनो के बारे में। अब हमें पता है कि इसमें इंजन कौन सा आने वाला है, हमें ये पता है कि इसमें जो ट्रांसमिशन के ऑप्शन हैं वो क्या है, प्राइस क्या है वो हमें पता है। इसके अलावा सेफ्टी के बारे में कंपनी काफ़ी कुछ दावा कर रही है, वो लिस्ट क्या है वो भी हमें पता है। तो इस वीडियो में हम सब वो कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल कुछ और सवाल हैं तो वो भी आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स के बारे में। तो लुक के हिसाब से अगर हम सिल्हूट की बात करें, बहुत अलग शायद आपको तुरंत ना लगे, लेकिन कुछ एक एलिमेंट्स हैं जिसे आप देखेंगे पहली नज़र में ही आप समझ जाएंगे कि जी हाँ ये न्यू एज बलिनो है। जिसमें सबसे बड़ा एलिमेंट आई गेस जिस तरीके का फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हैं, क्रोम का काफ़ी बोल्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, बोल्ड यहाँ पर सुजुकी की बैजिंग है। इसके अलावा जो हेडलैम्प है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल रहा है, DRL का जो शेप है वो भी आपको आकर्षक लगेगा। लेकिन अगर लाइट की बात करूँ तो टेल लैम्प्स का जो पैटर्न है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एक नज़र डालते हैं वहीं। तो जिस तरीके के क्लस्टर या पैटर्न की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर इसके पिछले हिस्से में ये बहुत डिस्टिंक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल फील यहाँ पे भी ढेर सारा क्रोम आपको देखने को मिल रहा है, सो फ्रेश लग रही है। ब्रेकिंग को पहले से ज़्यादा एफिशिएंट किया है, कैबिन को ज़्यादा क्वाइट किया है। ये सारी तब्दीलियाँ कंपनी ने कही हैं कि इस नई बलिनो में किया गया है। इसके अलावा जो खास बदलाव है वो है ऑटोमेटिक की जगह AGS इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रांसमिशन के तौर पर, यानी मैनुअल और AGS ये दो विकल्प आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिल रहे हैं। तो एक नज़र डालते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी और इसके नए फीचर्स के ऊपर। तो जो असल बदलाव है इस न्यू एज बलिनो में वो आपको इंटीरियर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लिस्ट अब शुरू करते हैं कौन कौन से चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये हेड अप डिस्प्ले। सो व्हाइल ड्राइविंग आपको इस डिस्प्ले में दिखेगा कि आप किस स्पीड में जा रहे हैं, सो दैट आपको नीचे इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इसमें आपको रिफ्लेक्शन वो दिख जाएगा व्हाइल ड्राइविंग। हाईवे के ऊपर वो एक्चुअल काफ़ी फंक्शनल और सेफ फीचर होता है, और मोस्टली आप थोड़े प्रीमियम कार्स में देखते हैं, इस वजह से ये एक टॉकिंग पॉइंट ज़रूर बन रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ इस स्टीयरिंग व्हील को डिज़ाइन के हिसाब से आप देखें तो जानी पहचानी ही शक्ल सूरत नज़र आएगी। ये एक बड़ा अच्छा सॉलिड अच्छे फील के साथ ही स्टीयरिंग व्हील है, जिससे आप रीच के लिए, रेक के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें लगा हुआ एक बटन जो है वो आपको खास नज़र आएगा इस सेगमेंट के हिसाब से, वो है क्रूज़ कंट्रोल। तो वो आप क्रूज़ कंट्रोल का फीचर भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। अब इससे बात करते हैं खास इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। क्यों ये नया यूनिट है और इसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो आप आमतौर पर मारुति में देखने को आपको नहीं मिलती है। जैसे इसे मैं रिवर्स गियर में डालता हूँ और ये देखिए डिस्प्ले 360 डिग्री कैमरा भी आपको न्यू एज बलिनो में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एप्पल कार पे, एंड्रॉयड ऑटो, ये भी आपको मारुति सुजुकी की नई बलिनो में देखने को मिलेगा। तो इन फीचर्स के अलावा भी अगर मैं इसका परफॉर्मेंस कहूँ, जो रिस्पॉन्स है वो मुझे काफ़ी सीमलेस, काफ़ी स्मूथ लग रहा है। और इसी में इस इंफोटेनमेंट यूनिट के अलावा नीचे आप देख सकते हैं क्लाइमेट कंट्रोल का जो बटन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ USB का पॉइंट आपको नीचे देखने को मिलेगा, 12 वोल्ट का पॉइंट मिल रहा है। इसमें फ़ोन रखने की जगह ये सरफेस आई थिंक थोड़ा और स्मूथ हो सकता था, क्योंकि आप फ़ोन अब रखेंगे तो इसके लिए सरफेस थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। 2 कप होल्डर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वर्जन है। एक फीचर जो इसमें आपको अलग से देखने को मिलेगी वो है स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, जो आप इस नई बलिनो में देख सकते हैं। और इसके नीचे थोड़ी सी जगह आपको देखने को मिल रही है। क्रांति समर रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ न्यू एज बलिनो। और यहाँ पर जगह अगर मैं कहूँ तो हेडरूम के हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से हेडरूम थोड़ी सी कम आपको लगेगी, लेकिन एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से हेडरूम ठीक ठाक एडिक्वेट लगेगी। नी रूम भी एडिक्वेट आपको लगेगा और 2 लोगों के लिए आरामदेह है। और प्लस जो कुशनिंग भी जिस तरीके से बोल्स्टरिंग किनारे की गई है उससे आप समझ सकते हैं कि 2 लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह है। 3 से पैसेंजर के लिए भी मामला जो है वो ठीक ही होगा, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो है रियर AC वेंट्स, जो आपको एक नया एलिमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। प्लस USB के पॉइंट हैं जिसमें रेगुलर USB टाइप
टाइप बी और टाइप सी दोनों का ऑप्शन आपको पिछले पैसेंजर के लिए दिया गया है। ये दो फीचर्स हैं मारुति की गाड़ी में, दैट्स न्यू एंड आई थिंक जो मारुति के फैंस हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो काफ़ी राहत महसूस करेंगे। फिलहाल लगेज स्पेस देखते हैं। अब लगेज स्पेस की बात करते हैं। यहाँ पे इस न्यू एज बलिनो में जगह तो आपको काफ़ी देखने को मिल रही है, काफ़ी डीप भी है। वैसे थोड़ा अंधेरा है, रोशनी कम है, लेकिन यहाँ जगह आपको काफ़ी मिलेगी। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द स्पेस। तो इस न्यू एज बलिनो के साथ न सिर्फ एक नया प्रोडक्ट हमें मारुति की तरफ से देखने को मिल रहा है, बल्कि एक नया थॉट प्रोसेस या नई फिलॉसफी भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार कंपनी ने दो चीज़ों के ऊपर खास तौर पर जोर दिया है, टेक्नोलॉजी और दूसरा सेफ्टी फीचर्स। ये दो ऐसे इश्यूज हैं, दो ऐसा फ्रंट है जहाँ पर कंपनी को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम फिलहाल इंडियन कार मार्केट की बात करें, जहाँ पर फीचर रिच और सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी ज़ोरदार प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इस चेंज के साथ क्या एक बार फिर से मारुति सुजुकी उसी मूड में देखने को मिलेगी जहां पर इतने सालों से हम इस कंपनी को देखते आए हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। साथ में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जहां पर एसयूवीज़ का बोलबाला इतना ज़्यादा है, वहां पर ये प्रीमियम हैचबैक अब कैसा प्रदर्शन करती है इस रिफ्रेश्ड लिस्ट ऑफ फीचर्स के साथ। तो चलिए इसी के साथ स्वदेश आर के इस बुलेटिन को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। पर देश और दुनिया और साथ ही बिजनेस जगत से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।